हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि अरोड़ा एंड यू आर वाचिंग ज्ञान बांटो। आज हम इस वीडियो में जो हम लोग ऑलरेडी इसका एक पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं, क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 ऑन इक्वालिटी, मैं लिंक जो पार्ट 1 का है इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। तो इस वीडियो में हम लोग इसका जो सेकेंड पार्ट है यानी जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है वो हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 में जो हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किया था वो बेसिकली था ऑन इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या है, कितनी मिलती है, कितनी होनी चाहिए, या कैसे आज की डेट में भी जो सोसाइटी में अनइक्वल ट्रीटमेंट है वो कैसे लोग फेस करते हैं। अभी इस टॉपिक में या इस वीडियो में जो हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, यानी हमारे इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वालिटी का क्या रोल है, कितनी दी गई है या कैसे दी गई है, वो सब पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल इन एवरी एंड ऑल सेंस। ये लाइन क्या कहना चाहता है, यानी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग सभी पर्सन को, सभी जनता को इक्वल ट्रीट करते हैं, इक्वल रिकॉग्नाइज किया गया है, चाहे वो किसी भी सेंस में हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी वाइज हो। यानी कास्ट को लेकर देख लीजिए, क्लास को लेकर देख लीजिए, रिलीजन को लेकर देख लीजिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी एज सच डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। Whereas earlier there was no law existed to protect people from discrimination and ill treatment. हम लोगों ने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू किया था 1950 में, 1950 में, लेकिन उससे पहले ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एज सच लॉ नहीं था जो हमारे इक्वालिटी को या हमारे किसी भी लॉ को प्रोटेक्ट करे या किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के लिए हमारे को भेदभाव को रोका जाए या हमारे इल ट्रीटमेंट यानी अनइक्वल ट्रीटमेंट के लिए कुछ काम किया जाए। ठीक है, ये तो हम जनता ही है, ये तो हम लोग ही हैं, ये तो हम आम नागरिक ही हैं जो इस तरीके का बिहेव करती है। बट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है अनइक्वल ट्रीटमेंट का। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो हर पर्सन को इक्वल रिकॉग्नाइज किया गया है। अब हाउ डज दिस इक्वालिटी इज रिकॉग्नाइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से इक्वालिटी को रिकॉग्नाइज किया गया है वो हम देखने वाले हैं। एवरी पर्सन इक्वल बिफोर द लॉ, ये लाइन क्या कहना चाहता है, लॉ की नजर में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम सभी के सभी इक्वल हैं, बराबर हैं। लॉ के लिए कोई भी कानून लागू करना है तो वो कोई भेदभाव नहीं करता है कि ठीक है ये अमीर है तो मुझे इसको प्रेफरेंस देनी चाहिए, या इसका रिलीजन अपर कास्ट का है या कास्ट इसका अपर कास्ट का है तो मुझे इसको पहले प्रेफरेंस देनी चाहिए, लोअर कास्ट वाले को कंसीडर नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम सभी बराबर हैं। लॉ के लिए वी ऑल आर इक्वल। सेकेंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और जेंडर। हमारे को किसी को भी कोई एज सच डिस्क्रिमिनेशन नहीं फेस करना पड़ता। नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव फेस नहीं करने को दिया जाता ऑन द बेसिस ऑफ, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पर हो जाए, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, या मेल है या फीमेल उसके बेसिस पर। वी ऑल आर इक्वल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे लॉज के अकॉर्डिंग वी ऑल आर सेम, वी ऑल आर ट्रीटेड इक्वली। एवरी पर्सन शुड हैव एन इक्वल एक्सेस टू ऑल द पब्लिक प्लेसेस। ये लाइन क्या कहना चाहती है, जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं जो गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए हो या जहां पर आम जनता का एक्सेस हो, यानी वो उस चीज को यूज कर सकते हैं या जा सकते हैं, वहां पर सबको इक्वली एक्सेस करने का राइट है। यानी हम रोक नहीं सकते किसी को भी, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई पॉइंट या कोई चीज ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि ठीक है लोअर कास्ट वाले टेंपल या मंदिर में नहीं जा सकते, सिर्फ अपर कास्ट वाले जा सकते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है कि एवरी पर्सन, हर बंदे का इक्वल एक्सेस है टू ऑल द पब्लिक प्लेसेस। ठीक है ना, हॉस्पिटल्स हो गए, टेंपल्स हो गए, प्लेग्राउंड हो गया, हम सभी को इक्वल एक्सेस है, यानी हम सबकी पूरी तरह पहुंच है, रीच है और एक्सेस है, हम उन जगहों पर जा सकते हैं। कोई भी ऐसा अनइक्वल या इल ट्रीटमेंट या इल अनइक्वल ट्रीटमेंट ऐसा कुछ नहीं करने को दिया जाएगा। ये तो हम लोग ही हैं जो इस तरीके का भेदभाव सोसाइटी में लाते हैं, क्रिएट करते हैं, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज का इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वालिटी पे बात की गई है। अब हमने ये तो बोल दिया कि ठीक है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में
कुछ लॉज हैं जिस पे इक्वली ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग बात की गई है। बट अगर मैं ये बोलूं कि हमारे ग्राउंड लेवल पे यानी प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं, यानी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज बनाए गए हैं वो किस तरीके से ग्राउंड लेवल पे या प्रैक्टिकल लेवल पे किस तरीके से लागू की जाती हैं। तो नाउ two ways through which government tries to implement the equality that is guaranteed in the constitution। अभी दो तरीके से गवर्नमेंट क्या है जो है वो इम्प्लीमेंट करती है इक्वालिटी को और वो इंश्योर करती है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, दैट इज थ्रू लॉज। अब लॉज बनाकर हम गवर्नमेंट इंश्योर करती है इक्वालिटी को। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया गया है बैनिंग अनटचेबिलिटी। अभी अनटचेबिलिटी का पता होना चाहिए, जो छुआछूत वाला सिनेरियो है। अब क्या होता है, जो पिछड़ा वर्ग है आज के टाइम पे भी जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर अनटचेबिलिटी को कितना आगे बढ़ावा दिया जाता है, जबकि गवर्नमेंट ने आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग 1717 के अकॉर्डिंग इसको बैन कर दिया गया है, बैनिंग ऑफ अनटचेबिलिटी। ऐसा कोई भी अगर चीज हमारे आसपास सोसाइटी में अगर किसी को देखने को मिलती है तो उसके ऊपर पनिशेबल ऑफेंस है, यानी उसको पनिशमेंट भी दिया जा सकता है। अभी दूसरा जो है वो थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स के थ्रू, यानी गवर्नमेंट जो है अपने कुछ प्रोग्राम्स और स्कीम्स के थ्रू इक्वालिटी को इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करती है। जैसे कि उसका एग्जाम्पल है मिड डे मील स्कीम। अब इस टॉपिक के बाद हम लोग मिड डे मील स्कीम का ही पूरा प्रोसेस पढ़ने वाले हैं कि कैसे मिड डे मील स्कीम जो है हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी को इंश्योर करती है। नाउ मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम क्या है इसको हम पूरी तरीके से समझेंगे और इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं वो भी देखेंगे। मिड डे मील स्कीम, अंडर दिस प्रोग्राम फ्री कुक्ड लंच इज बीइंग प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल। यानी मिड डे मील स्कीम के अंदर क्या है, फ्री यानी मुफ्त का बना बनाया खाना बच्चों को, यानी जितने भी सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनको दिया जाता है। सबसे पहले ये मिड डे मील स्कीम जो है वो स्टार्ट हुई थी तमिलनाडु के स्टेट में। क्या हुआ कि ये जो मिड डे मील स्कीम है वो स्टार्टेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। सबसे पहले जो है ये मिड डे मील स्कीम स्टार्ट हुई तमिलनाडु में। इन 2001 सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट टू बी इन दिस प्रोग्राम। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब इसका इम्पैक्ट और प्रभाव अच्छा पड़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकी सभी स्टेट्स को ये पर्टिकुलर स्कीम स्टार्ट करने के लिए आगे अलाउ कर दिया। तो इसके क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हुए मिड डे मील स्कीम के। मिड डे मील स्कीम, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ मिड डे मील स्कीम। मेनी पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन एनरोलिंग एंड स्टार्टेड अटेंडिंग स्कूल रेगुलरली। अब क्या हुआ, अब गरीब बच्चे हैं, उनको घर में खाना मिलता नहीं था प्रॉपर तरीके से जो उनको पर्टिकुलर पोर्शन मिलना चाहिए। तो बच्चों ने क्या किया या उनके पेरेंट्स ने क्या किया, बच्चों का एनरोलमेंट स्टार्ट करवा दिया स्कूल में और बच्चों की इस चक्कर में अटेंडेंस पे भी काफी इंप्रूवमेंट आया। बच्चे स्कूल रेगुलर आने लग गए ताकि उनको फ्री कुक्ड जो फूड है वो मिल पाए। अर्लियर चिल्ड्रन हैव टू गो होम फॉर लंच एंड देन दे डिड नॉट रिटर्न टू स्कूल फॉर सेकेंड शिफ्ट। अब क्या होता था पहले, जैसे जो बच्चे स्कूल के नियर बाय रहते थे लंच के टाइम पे लंच करने के लिए घर जाया करते थे और सेकेंड शिफ्ट के लिए वापस ही नहीं आते थे। तो मिड डे मील स्कीम से क्या फायदा हुआ, जब स्कूल में ही उनको खाना मिलने लग गया तो ये चीज जो है वो हट गई कि अब जो है बच्चे घर जाकर खाना खाकर और सेकेंड शिफ्ट का बंक मारेंगे। अब जब प्रॉपर स्कूल में ही खाना उनको मिलने लग गया तो उनको घर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है ना। अर्लियर देयर मदर हैड टू इंटरप्ट देयर वर्क टू फीड देयर चिल्ड्रन, नाउ मदर कुड डू देयर वर्क इन कंटिन्यूटी। पहले क्या होता था, जैसे बच्चे जैसे लंच के पीरियड में घर आ गए और उसके बाद घर वापस स्कूल ही नहीं गए सेकेंड शिफ्ट में, तो जो वर्किंग लेडीज हैं, जो लोअर कास्ट की, जो भी मतलब पिछड़े वर्ग की जो भी औरतें काम करती हैं, उनको अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए अपना काम धंधा छोड़कर वापस आना पड़ता था और अपने वर्क की कंटिन्यूटी को तोड़ना पड़ता था। लेकिन अब मिड डे मील स्कीम से क्या फायदा हुआ, जब उनको स्कूल में ही खाना प्रॉपर मिलने लग गया तो उनके भी वर्क में कंटिन्यूटी आने लग गई और प्रॉपर बच्चों को भी खाना मिलने लग गया, है ना। This program reduced caste prejudice because lower and other upper caste children in school eat in the meal together. अब क्या हुआ कि कास्ट प्रेजुडाइज का मतलब क्या, ये लाइन क्या है कहना चाहता है बेसिकली, अब ये मिड डे मील स्कीम की वजह से ये जो लोअर और अपर कास्ट के जो चिल्ड्रन हैं, जो पहले भेदभाव हुआ करता था वो भेदभाव धीरे धीरे खत्म होने लग गया। अब अपर कास्ट और लोअर कास्ट दोनों के बच्चे जो हैं
सेम साथ में बैठकर एक ही क्लास के अंदर शेयरिंग बेसिस पे अपना खाना शेयर कर रहे हैं और खा रहे हैं साथ में बैठकर। तो मिड डे मील स्कीम की वजह से गवर्नमेंट ने इंश्योर किया, अपने इंप्लीमेंट किया कैसे इक्वालिटी को ऑन ग्राउंड लेवल। अब दलित वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड। अब जो खाना बनाने के पीछे के जो किचन में जो लेडीज हैं वो दलित वुमेन है, यानी लोअर कास्ट की वुमेन है। तो इस चक्कर में उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल गई और किस तरीके से इक्वालिटी भी मार्केट में यानी धीरे धीरे सोसाइटी में आने लग गई। मिड डे मील ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस द हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट्स। अब क्या हुआ, वो कहावत तो सुनी होगी ना, पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा। अब आपको भी अगर मैं ये बोलूं कि ठीक है खाली पेट आप कंटिन्यूसली 5 से 6 घंटे पढ़ो तो क्या पढ़ पाओगे? नहीं। पहले अगर जब तक आपका पेट शांत नहीं होगा, यानी पेट में खाना नहीं जाएगा, प्रॉपर मील नहीं जाएगी, तब तक क्या आपका पढ़ाई में मन लगेगा? नो, नेवर। तो क्या हुआ, मिड डे मील ने ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस द हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट्स। तो जितना भी जो हंगर है कैसे उनको शांत किया गरीब बच्चों का। अब मिड डे मील स्कीम प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग इक्वालिटी। अब क्या हुआ, मिड डे मील स्कीम ने किस तरीके से इक्वालिटी को इंक्रीज किया। आपने ये देखा, हमने कितने सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी पढ़े कि कैसे मदर के वर्क में कंटिन्यूटी आई, बच्चों की अटेंडेंस पे इफेक्ट हुआ, बच्चों ने स्कूल को रेगुलरली अटेंड करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। बच्चों के जो पुअर बच्चों के जो हंगर है उसको कैसे शांत किया। तो कितने सारे मिड डे मील स्कीम की वजह से इक्वालिटी सोसाइटी में बढ़ने लगी। लेकिन जहां पर इक्वालिटी मिड डे मील स्कीम के द्वारा बढ़ने लगी, वहीं पर ही कुछ चैलेंजेस भी देखने पड़े। स्टिल देयर आर मेनी चैलेंजेस टू इक्वालिटी। कैसे? डिफरेंस बिटवीन द स्कूल अटेंडेड बाय रिच एंड पुअर चिल्ड्रन रिस्पेक्टिवली। अब क्या होता है, जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, मिड डे मील स्कीम से अटेंडेंस में तो इंप्रूवमेंट आया, बच्चों ने पढ़ना तो स्टार्ट कर दिया, बच्चों ने स्कूल अटेंड करना तो रेगुलरली स्टार्ट कर दिया। बट क्या हुआ, जो स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल, उसमें काफी जो है डिफरेंस है। जो एमिनिटीज, जो एक लेवल रिच यानी प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को मिल रहा है, वही गवर्नमेंट स्कूल में उस तरीके का लेवल बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट स्टिल एग्जिस्ट इन सम स्कूल्स। आज की डेट में भी ये कहने की बात है, बट कहीं ना कहीं कुछ तो डिस्क्रिमिनेशन बच्चे फेस कर रहे हैं कुछ कुछ स्कूल्स में। जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की आपने अगर स्टोरी ध्यान से पढ़ी है मेरे वीडियो में या अपनी बुक में या इस चैप्टर के थ्रू, कैसे उसको डिस्क्रिमिनेशन फेस करवाता था उनका ही टीचर, ठीक है। एटीट्यूड चेंज इज वेरी स्लो। अब क्या होता है कि कहने की बात है कि गवर्नमेंट के कुछ लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा तो इक्वालिटी को दर्शाया गया है, बट हमारे एटीट्यूड में, हमारे नेचर में, हमारी सोच में ये जो चेंजेस हैं वो हमारा लाना बहुत जरूरी है। एटीट्यूड तो चेंज हो रहा है बट वो बड़ी स्लो स्पीड से है। जब तक हम अपने एटीट्यूड में, अपने बर्ताव में चेंजेस नहीं लाएंगे, तब तक सिर्फ गवर्नमेंट का लॉज बना देना, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब चीजें मेंशन कर देना इज नॉट द ओनली सोल्यूशन। हमारे बर्ताव में, हमारे चेंजेस में, हमारे परसेप्शन में, हमारे नजरिए में ये सारे चेंजेस लाना बहुत 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 जरूरी है। सो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सो कैसे हम लोगों ने देखा कि इक्वालिटी हमारे इंडिया में इम्प्लीमेंट करते हैं ग्राउंड लेवल पे। अभी हम लोग जो है वो देखने वाले हैं इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अनदर और अदर डेमोक्रेसी, कि इक्वालिटी का जो इश्यूज हैं वो दूसरी कंट्री में या दूसरे जहां पर डेमोक्रेसी है वो कैसे इश्यूज हैं और उनके क्या क्या सोल्यूशंस हैं, राइट। स्ट्रगल अगेंस्ट द इनइक्वालिटी इज नॉट लिमिटेड टू इंडिया ओनली, देयर आर मेनी अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज सफरिंग फ्रॉम दिस। एग्जाम्पल है यूएस का। अब यूएस एक ऐसी कंट्री है जहां पे सबसे पहले डेमोक्रेसी आई थी, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल अगेंस्ट द इनइक्वालिटी के अगेंस्ट जो स्ट्रगल है वो सिर्फ इंडिया तक ही नहीं है, बहुत सारी बाकी कंट्रीज, डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जो फेस कर रही हैं। और उसका सबसे पहला एग्जाम्पल दिया गया है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो दिया गया है वो है यूएसए का। अफ्रीकन अमेरिकन फेस ह्यूज इनइक्वालिटी। अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली इन द यूएस एंड डिनाइड इक्वालिटी थ्रू लॉ। अब क्या हुआ कि उनको अनइक्वल ट्रीट किया गया यूएस में अफ्रीकन अमेरिकन को, और मना कर दिया गया, डिनाई कर दिया गया इक्वालिटी थ्रू लॉ। कोई एज सच लॉ बनाया ही नहीं गया कि इनको इक्वालिटी के साथ इनके साथ ट्रीटमेंट हो। अब ये अफ्रीकन अमेरिकन के साथ इतना इनइक्वालिटी क्यों होता था कि क्या होता था कि इनको एज लेबर लेकर आया गया अमेरिका में अफ्रीकन्स को। तो इनके फोर फादर्स, अब ऐसा तो है नहीं कि चलो ठीक है अगर ये बंधुआ मजदूरी बाय लॉ इन्होंने हटा दी तो ये लोग वापस चले गए। अब जो
अफ्रीकन्स यहाँ पर आए और बस गए, आगे उनकी जनरेशन बढ़ती गई और फोर फादर्स जो उनके यहाँ पर आके उन्होंने एक सिस्टम स्टार्ट कर दिया, तो ये लोग वापस तो गए नहीं, बट जो लोग यहाँ रह गए और आगे उनकी जनरेशन बढ़ती गई, उस चक्कर में ये अफ्रीकन अमेरिकन कहलाए गए हैं। जो लोकल वहाँ के नेटिव लोग हैं वो वाइट्स कहलाए जाते हैं। अभी यहाँ से ना एक स्टोरी ऑफ रोजा पार्क विल डेफिनेटली गिव यू एन आइडिया अबाउट द सिचुएशन इन द यूएस। अभी एक रोजा पार्क की एक स्टोरी है जिससे आपको पता चलेगा कि अफ्रीकन अमेरिकन के कैसे इनइक्वालिटी ट्रीटमेंट था और किस तरीके से रोजा पार्क के थ्रू ही एक लॉ लाया गया, उसके एक एजुटेशन के थ्रू एक लॉ लाया गया और कैसे चेंजेस आए यूएस के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आप रोजा पार्क की ये इमेज देख लीजिए। स्टोरी ऑफ रोजा पार्क क्या कहना चाहती है? इन द यूएस देयर वॉज अ सिस्टम दैट इफ अ व्हाइट पर्सन विश्ड टू सिट इन द बस, देन ब्लैक हैड टू ईदर सिट एट द बैक सीट और गेट अप फ्रॉम देयर सीट। अब यूएस में क्या एक तरीका था या रूल कह लो कि जैसे ही कोई व्हाइट पर्सन सीट पर बैठना चाहता है, यानी बस की सीट पे बैठना चाहता है, तो जो अफ्रीकन अमेरिकन यानी जिनको ब्लैक कहा गया है, उनको या तो बैक सीट पे जाना पड़ता था या फिर वहां से उठ जाना पड़ता था। तो क्या हुआ, एक दिन रोजा पार्क का क्या सीन हुआ? रोजा पार्क कौन है? एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन है, टायर्ड थी अपने काफ़ी लंबे पूरे दिन भर के काम से, काफ़ी थकी हुई थी, तो वो बस में बैठी हुई थी। तो एक वाइट नेटिव उसका यूएस का एक पैसेंजर बस में चढ़ा, तो रोजा पार्क ने अपनी सीट देने से मना कर दिया। शी रिफ्यूज टू गिव हर सीट टू अ वाइट मैन ऑन 1/12/1955 की बात है। अभी उसके ये रिफ्यूजल से हर रिफ्यूजल स्टार्टेड अ ह्यूज एजिटेशन। एजिटेशन का मतलब है आंदोलन। अब उसके मना करने से एक बहुत बड़ा आंदोलन चालू हो गया जिसको सिविल राइट मूवमेंट कहा गया है, यानी जनता के हक का एक जो है वो मूवमेंट एक स्टार्ट हो गया रोजा पार्क के ये रिफ्यूजल से। ठीक है, कैसे ये जो 1 दिसंबर 1955 को ये सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, बट क्योंकि ये इतने टाइम चला तो गवर्नमेंट को फोर्सिबली ये सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 को पास करना पड़ा। अब एग्जैक्टली ये सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 है क्या, अब हम उसको समझते हैं। अगेंस्ट द एजिटेशन शोड बाय अफ्रीकन अमेरिकन, द यूएस गवर्नमेंट पास द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964। अब क्योंकि ये आंदोलन के अगेंस्ट जो है अफ्रीकन अमेरिकन के, गवर्नमेंट को ये पर्टिकुलर सिविल राइट एक्ट 1964 पास करना पड़ा। इसमें क्या है? डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजियन एंड नेशनल ओरिजिन वॉज प्रोहिबिटेड। अब जो भेदभाव चलता है रिलीजन के अगेंस्ट, रेस के अगेंस्ट, इसको बैन कर दिया गया, मतलब प्रोहिबिट कर दिया गया, मना कर दिया गया, इसको रोक दिया गया। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, स्कूल्स वर ओपन फॉर अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन, दे वुड नॉट हैव टू अटेंड सेपरेट स्कूल। अब पहले क्या होता था, इस एक्ट के पहले अफ्रीकन अमेरिकन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक अलग स्कूल अटेंड करने को मिलता था, बट इस एक्ट के बाद जितने भी अफ्रीकन अमेरिकन हैं वो एक कॉमन स्कूल को अटेंड करने का परमिशन मिल गया। दिस वॉज डन टू इंश्योर इक्वालिटी ओनली। ये जो गवर्नमेंट ने सिविल राइट एक्ट 1964 जो पास किया, ये इंश्योर किया इक्वालिटी के लिए। बट जैसे कि हमने अपने इंडिया में देखा था कि कितने चैलेंजेस भी होते हैं, सेम उसी तरीके से डिस्पाइट दिस इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इन अमेरिका। कैसे? मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन आर पुअर। अब क्योंकि इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए चेंजेस तो लाए गए, बट स्टिल काफी अफ्रीकन अमेरिकन थे जो पुअर थे। अब जैसे इंडिया में ही बात कर लो, कैसे रिच और पुअर का जो एक मेल है, एक तालमेल है, वो कभी बन नहीं सकता। पुअर और पुअर हो जाता है और अमीर बनता ही जाता है। सेम उसी तरीके से मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन आर पुअर। अफ्रीकन अमेरिकन स्टूडेंट अटेंड गवर्नमेंट स्कूल वेयर एज वाइट स्टूडेंट अटेंड प्राइवेट और हाईली रेटेड गवर्नमेंट स्कूल। जैसे कि आपने इंडिया में देखा था कि एजुकेशन किस तरीके से प्राइवेट स्कूल में जिस तरीके से एजुकेशन का जो लेवल है वो गवर्नमेंट स्कूल में नहीं है, तो सेम यहाँ पर भी अफ्रीकन अमेरिकन स्टूडेंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट अटेंड जो है वो गवर्नमेंट स्कूल करते थे, वाइल जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, जो नेटिव लोग हैं, वो प्राइवेट स्कूल या फिर हाईली रेटेड गवर्नमेंट स्कूल अटेंड करते थे। अभी चैलेंजेस क्या हैं डेमोक्रेसी के यहाँ पर? नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कंप्लीट डेमोक्रेटिक। अब चाहे हम कितने भी चेंजेस ले आए, अभी कोई भी कंट्री जो है वो कंप्लीटली डेमोक्रेटिक डिस्क्राइब नहीं कर सकते। कैसे? क्या होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सपेक्टेशंस हम लोगों की इतनी बढ़ जाती है, तो नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कंप्लीटली डेमोक्रेटिक। इसका सिंपल सा एग्जांपल देती हूं। जैसे मान लो मैंने साइकिल चलाना सीखा,
अब मैंने साइकिल चलाना सीखा, मैं साइकिल चलाना सीख गई अच्छे से, मेरी एक्सपेक्टेशन स्कूटी पे आ जाएगी, स्कूटी के बाद गाड़ी पे आ जाएगी, एक दिन मेरा मन करेगा कि क्यों ना मैं एक प्लेन ही उड़ा लूं। तो इस तरीके से हम लोग की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस चक्कर में कोई भी कंट्री नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज कंप्लीटली डेमोक्रेटिक। तो इसका जो स्ट्रगल है वो क्या है? मेन स्ट्रगल इज फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ ऑल पर्सन एज इक्वल एंड फॉर द डिग्निटी इज टू बी मेंटेन। बेसिकली क्या होता है कि कोई भी कंट्री एज सच कंप्लीटली डेमोक्रेटिक डिस्क्राइब नहीं हो सकती, बट जो मेन मुद्दा है वो क्या है कि हमें रिकॉग्नाइज करना है कि सभी जो है वो इक्वल रहें और उनकी डिग्निटी मेंटेन रहे। ये हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूशन का मेन काम है। जो हमारा स्ट्रगल है वो रिकॉग्निशन होना चाहिए फॉर ऑल पर्सन एज इक्वल और एंड फॉर देयर डिग्निटी टू बी मेंटेन्ड, राइट। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ये जो है वो आज फिनिश होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इसके पार्ट 3 में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे। चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग फिजिकली हमारी प्रेजेंस आप देख सकें, और काफी लोगों की रिक्वेस्ट है, डिमांड है कि आप इस तरीके से नोट्स बनाकर शीट पे ना मेंशन करें, आप फिजिकली आए, क्योंकि वो समझाने का लेवल इज फार बेटर देन दिस पर्टिकुलर ट्रैक, राइट। तो विल ट्राई एंड विल मीट। हमारे इस चैनल को, हमारे इस वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें, और हम अपना सिलेबस जो है, आपका सिलेबस धीरे धीरे करके सभी वाइंड अप करेंगे, सभी कंप्लीट करेंगे। आपका साथ बना रहे, और थैंक यू सो मच।